हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विकास, योर केमिस्ट्री ट्यूटर, इंग्लिश बाबा चैनल पर। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। एक्चुअली इट इज ए फॉर्म ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड का ही एक फॉर्मेशन है, बट इसके अंदर जो बॉन्डिंग होगा वो म्यूचुअल शेयरिंग से नहीं होता, अनइक्वल शेयरिंग होती है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं अबाउट दी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या रहेगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, देखते हैं। व्हेन इन द फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड, जब भी कोई एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होने जा रहा है, ठीक है, सो नेचुरली उस दौरान जो है इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। सो इलेक्ट्रॉन जो पेयर है इज डोनेटेड बाय ओनली वन एटम, कि एक ही एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, एंड शेयर्ड बाय बोथ दी एटम। और उसकी शेयरिंग जो चल रही है वो दो एटम के लिए चल रही है। अगर ये शेयरिंग हो क्यों रही है, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, क्योंकि वो अपने ऑक्टेट को क्या करना चाह रहे हैं, कंप्लीट करना चाह रहे हैं। सो यही डेटिव बॉन्ड होता है, यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। मैं फिर से बात कर रहा हूं कि जब म्यूचुअल जो शेयरिंग थी, अगर दोनों तरफ से बराबर बराबर शेयरिंग हो, तो यानी कि ये भी एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है और ये भी एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, तो ऐसी शेयरिंग को हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। पर यदि शेयरिंग म्यूचुअल ना हो, अनइक्वल शेयरिंग हो, तो अनइक्वल शेयरिंग के लिए हम जो बॉन्ड यूज करते हैं दैट बॉन्ड इज डेटिव बॉन्ड। तो उस दौरान क्या होगा, अनइक्वल, कि डोनर तो केवल एक ही होगा और शेयर दो एटम्स कर रहे होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए है, इसके पास एक लोन पेयर है जिसको ये इजीली डोनेट कर सकता है, और बी है, इट हैज द लैकिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑक्टेट, तो ये यहां से इसको इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली डोनेट कर देगा। इस दौरान डोनर कौन हुआ, केवल ए, और शेयर कौन कर रहे हैं, ए एंड बी, ये दोनों के दोनों शेयर कर रहे हैं। एग्जाम्पल से चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। सो हम अभी एक एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। उससे पहले आप देखिए कि थोड़ा सा एक पॉइंट है जो आपको एक ध्यान रखना है। इन दिस बॉन्ड द शेयरिंग इज क्या होगी, अनइक्वल। क्या होगी, अनइक्वल शेयरिंग। सो दिस विल बी द अनइक्वल शेयरिंग। सो एग्जांपल से समझते हैं चीजें। फॉर एग्जांपल, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, दैट इज कॉल्ड दी अमोनियम आयन का एग्जांपल। अमोनियम आयन, दिस इज NH3, दिस इज अमोनिया। अमोनियम आयन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट विल बी NH4 और एक पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखते हैं कि बनेगा कैसे। अमोनिया की स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या होगी स्ट्रक्चर। सो दैट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। सो दिस इज द डेटिव लोन पेयर, वन हाइड्रोजन वन हाइड्रोजन वन हाइड्रोजन, ठीक है। और जैसे ही एक H पॉजिटिव आयन इसको अप्रोच करता है, H पॉजिटिव आयन, ठीक है, एक प्रोटॉन जिसको हम बोल देते हैं, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक शेल जरूर है जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट कैन एकोमोडेट, टू इलेक्ट्रॉन ना, तो इसे दो इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। अब इसे और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। हाँ, एक लोन पेयर की फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, पेयर इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा है, तो ये इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। देखिए अब हाइड्रोजन के केसेस में यहां पे इस हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन अब हाइड्रोजन भी इसके साथ शेयर कर रहा है। सो डुप्लेट कंप्लीट, डुप्लेट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इसका तो ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट ही है, इसे तो और इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली जो बॉन्ड का फॉर्मेशन बनेगा वो कैसे बनेगा, सो हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका रिप्रेजेंटेशन का भी वे देखते हैं। सो दिस विल बी द H पॉजिटिव, दिस इज H, दिस इज H एंड दिस इज H। सो यहां पर आप देख सकते हैं इजीली, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम आयन। ये किसका स्ट्रक्चर है, अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अमोनियम आयन के अंदर क्या हुआ कि NH4 इस तरीके से एक डेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। हाँ, इट्स अ कॉम्बिनेशन। यहां पर देखते हैं, ये म्यूचुअल शेयरिंग है। एक हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर रहा है और एक नाइट्रोजन शेयर कर रहा है। सो दिस इज द म्यूचुअल शेयरिंग। यहां भी म्यूचुअल शेयरिंग है, यहां भी म्यूचुअल शेयरिंग है। ये तीन बॉन्ड कोवलेंट है। तो कोवलेंट बॉन्ड कितने हुए इसमें, कोवलेंट बॉन्ड विल बी 3, देयर आर 3 कोवलेंट बॉन्ड। एंड डेटिव बॉन्ड कितना हुआ, तो डेटिव बॉन्ड विल बी ओनली 1, केवल ये वाला जो बॉन्ड है वो डेटिव बॉन्ड हुआ। अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि हाउ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड।
जैसा आपने देखा होगा कि रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने जहां से इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट हो रहे हैं वहां पर एरो का टेल दिखाया और जिस तरफ डोनेट हो रहे हैं वहां पर उसका हेड दिखाया। सो इट इज डोनेटेड लाइक दिस। ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये डोनर साइड होती है, दिस इज द डोनर साइड, और ये कौन सी होगी, एक्सेप्टर साइड। दिस इज द एक्सेप्टर साइड। फाइन। सो यहां पर अगर पिछले एग्जांपल की बात करें, लास्ट एग्जांपल की बात करें, तो यहां नाइट्रोजन था, तो नाइट्रोजन वाज द डोनर। इन दैट केस दिस इज द टेल एट द डोनर एंड एंड हेड एट द एक्सेप्टर एंड। ठीक है। सो दिस इज द वे वी कैन रिप्रेजेंट द डेटिव बॉन्ड। एक्चुअली आजकल इस पर्टिकुलर बॉन्ड की जो हम बात कहें तो इतना ज्यादा यूसेज में नहीं है, बट फिर भी इसे पढ़ना तो है ही। ठीक है। अभी कुछ एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए आपको। ठीक है। और आप भी उसके प्रोसेस में खुद ब खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। सो एक और है अमोनिया का, दैट इज NH3। दिस इज अमोनिया एंड दिस इज द लोन पेयर। और यहां पर है एक BF3। सो BF3 का स्ट्रक्चर क्या होगा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द BF3। काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। नाइट्रोजन के लिए हम पहले ही बात कर चुके हैं, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का ऑक्टेट अपना कंप्लीट है, उसे और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है। बट यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6। बोरॉन सेंट्रल एटम जो है, सेंट्रल एटम का अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसे अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसे नहीं चाहिए और इसको चाहिए, तो ये इसको इस में क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। सो फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर साइड, तो अल्टीमेटली दे विल फॉर्म द बॉन्ड। और ये बॉन्ड किस तरीके से दिखा सकते हैं हम, H H H एंड लाइक दिस B F F F। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है और इस दौरान इस वे में हम इनको शो कर सकते हैं कि बोरॉन ने भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए अपने बॉन्ड फॉर्मेशन में, और नाइट्रोजन के तो ऑलरेडी 8 थे ही। तो यहां से नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच में एक डेटिव बॉन्ड बना। अब आपके लिए एक छोटी सी ट्राई है, आप उसको प्लीज सोल्व करें और फिर उसके बाद मैं उसका आपको रिजल्ट बताता हूं कि क्या है। ओजोन, यदि मैं बात करूं ओजोन, फॉर्मूला क्या होता है ओजोन का, O3। सोच के देखिए कि ओजोन कैसे बना होगा। फॉर्मूला ऑफ ओजोन, तो ओजोन किससे मिलकर बना होगा, ऑक्सीजन से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 इसके हो गए, 6 इसके हो गए, आपस में ये म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। सो बिकॉज दिस इज द कोवलेंट बॉन्ड, तो ये अपने आपस में क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं। अब देखिए इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर हो गए, इसके पास भी और इसके पास भी। अब जैसे ही इसको एक और ऑक्सीजन अप्रोच करेगा, अब हम उसको देखते हैं कि कैसे उसका अपना ऑक्टेट कंप्लीट होगा। लेट अस डिस्कस। सो यहां पर 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से देखिए, इस ऑक्सीजन की आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 डॉट्स हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दो शेयर किए। सो ये ऑक्टेट और इधर से इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। बट यहां पर लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर को वो इजीली क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। ये अपना लोन पेयर एक इसके साथ शेयर करेंगे, डोनेट करेंगे, तो अल्टीमेटली व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, O। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओजोन। ये ओजोन का स्ट्रक्चर होगा। इसके पास 3 लोन पेयर दिख रहे हैं, इसके पास 1 है और इसके पास 2 है। सो दैट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द ओजोन। क्लियर। और एग्जांपल देखते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो बहुत फ्रीक्वेंटली हम यूज भी करते हैं, और यूजली कभी उसका स्ट्रक्चर के बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। द सेकंड वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं कि इसका भी स्ट्रक्चर हो सकता है या इसके अंदर भी डॉट स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। सी कार्बन, एक लोन पेयर, सॉरी एक आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 हो गए। अगर हम इस स्ट्रक्चर से चलें तो यहां पर आप देखते हैं कि ऑक्सीजन के तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 बॉन्ड बनाने के बाद ऑक्सीजन हैज कंप्लीटेड इट्स ऑक्टेट, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। बट व्हाट अबाउट कार्बन, क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? नाउ सी 1 2 3 4 5 6, कार्बन के तो 6 ही बने, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है।
तो वो दो इलेक्ट्रॉन, ये जो दो लोन पेयर पड़े हुए हैं ऑक्सीजन के पास, ये अपने से इसको शेयर करेगा, सो दैट विल बी द बॉन्ड। एक ऐसा बॉन्ड बनेगा इनके बीच में, डेटिव बॉन्ड की शेयर तो सिर्फ ऑक्सीजन करेगा, और सॉरी डोनेट तो सिर्फ ऑक्सीजन करेगा, और उसको शेयर दोनों के दोनों करेंगे। सो दिस विल बी द एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ दी। तो यदि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए हमें डिस्कस करना है तो कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स को भी हमने स्टडी करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स एग्जांपल के लिए हमें सेंट्रल एटम को फाइंड आउट करना होता है। पहले एक एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं कि क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़े नाइट्रिक एसिड का, ठीक है, अब नाइट्रिक एसिड के अंदर कुछ एक रूल और टेक्टिक्स लगते हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। वो क्या है? तो हम सबसे पहले सेंट्रल एटम को फाइंड आउट करते हैं। सेंट्रल एटम कौन सा होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या होगी। तो यहां पे जो हमने सेंट्रल एटम को फाइंड आउट कर लिया, से नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम। ये नाइट्रोजन जो है ये हमारा सेंट्रल एटम है। अब सब उसके बाद इसके आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हम उसे यहां पर प्लेस कर देंगे। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये हमने नाइट्रोजन के आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लगा दिए। अब हमें चाहिए सबसे पहले कि हम इस सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करें। और एक रूल क्या होता है, अगर जितनी भी इन पर्टिकुलर दीज आर द एसिड्स, एक्चुअली इन एसिड्स के अंदर जितनी भी हाइड्रोजन्स हैं वो सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ प्लेस होती है। याद रखिएगा कितनी हाइड्रोजन है, एक, और हमें एक ही ऑक्सीजन चाहिए, मींस डायरेक्टली नहीं लगेंगी, लाइक दिस। ऑक्सीजन सबसे पहले इसके साथ ऑक्सीजन अटैच हुआ, ऑक्सीजन ने इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, और यहां से ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, लाइक दिस। मींस हाइड्रोजन डायरेक्टली सेंट्रल एटम के साथ अटैच नहीं होगी यदि उसके पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। ठीक है, तो अभी कुछ रूल्स हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा, फिर हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहां से इसके अभी 1 2 3 4 5 6 हो गए और 2 8 हो गए, ये बॉन्ड बन चुका है। ठीक है, सो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। अभी यहां पर एक लोन पेयर पड़ा हुआ और एक ऑक्सीजन भी रखी हुई है, तो यहां से वो किसके साथ डेटिव बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दी नाइट्रोजन, नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है। अभी हम देखते हैं कि नाइट्रिक एसिड या इस तरह के जितने भी ऑक्सो एसिड्स हैं, इसकी रेंज को हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑक्सो एसिड्स। जितने भी ऑक्सो एसिड्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, देखिए। उससे पहले तो सबसे हमें खास बात ध्यान में रखनी है, सेंट्रल एटम को फाइंड आउट करना होता है। सेंट्रल एटम की कुछ खूबियां हैं, वो देखते हैं कि उससे हमें इसको पहचानना होता है कि क्या करते हैं। यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होनी चाहिए, हैज लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होनी चाहिए, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कम होनी चाहिए। मतलब पूरे के पूरे उसमें ऑक्सीजन की यहां सबसे ज्यादा है और नाइट्रोजन की उससे कम है। ठीक है, तो यहां पर हम उसको देखते हैं कि नाइट्रोजन को चूज करेंगे। दूसरा, एक वो अकेला होना चाहिए, या कह सकते हैं कि सिंगली अवेलेबल होना चाहिए। दैट एटम शुड बी सिंगली अवेलेबल। ठीक है, सिंगल अवेलेबल होना चाहिए, सो दैट विल बी। हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता। थर्ड केस में हाइड्रोजन नेवर बी दी सेंट्रल एटम, वो कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकता। ठीक है, और फोर्थ में जितनी भी हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होती हैं, जितनी भी हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होती हैं, वो सारी की सारी सबसे पहले किसके साथ प्लेस होती हैं, डायरेक्टली नहीं सेंट्रल एटम के साथ, सबसे पहले वो ऑक्सीजन के साथ प्लेस होंगी। ठीक है, हाइड्रोजन नेवर अटैच विद द सेंट्रल एटम इफ इन केस ऑक्सीजन इज देयर। ठीक है, ऑक्सीजन अगर वहां पर प्रेजेंट होगी तो वो डायरेक्टली सेंट्रल एटम के साथ अटैच नहीं होगी। एंड द फिफ्थ वन, साइज शुड बी बिग फॉर दी सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का जो साइज होना चाहिए वो उन सब में बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ क्वालिटी है जिससे हम सेंट्रल एटम को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी इन सब रूल्स को एप्लीकेबल करके फिर से हम इसकी स्ट्रक्चर को बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर को फिर से फॉर्म करते हैं। तो देखिए कि कैसे बनता है। हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की कम होती है, तो नाइट्रोजन विल बी द सेंट्रल एटम। यहां पर नाइट्रोजन जो होगा वो सेंट्रल एटम बन जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन कभी भी नहीं होता है,
इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एंड इसका साइज भी ऑक्सीजन से बड़ा है, तो साइज भी ज्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, सिंगली अवेलेबल होना चाहिए। ऑक्सीजन 3 प्रेजेंट है, नाइट्रोजन 1 प्रेजेंट है। ठीक है, इसी की तरह का एक और एग्जांपल करते हैं, उसके अंदर से आप सोचिएगा कि क्या होगा, जैसे कि H2SO4। ठीक है, सो यहां पर देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें अप्लाई होती है और कैसे कैसे हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर की कम होती है, हाइड्रोजन कभी भी नहीं होगा, सिंगली अवेलेबल है। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ध्यान रखिएगा, हर बार ये चीज नहीं है, और ये एक प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, कुछ कुछ एक्सटर्नल केसेस हैं जिनको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, बट नॉर्मली हम इन चीजों को फॉलो करते हैं। ठीक है, सेंट्रल एटम सल्फर बन गया, सल्फर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। ठीक है, तो जितने भी हाइड्रोजन है सबसे पहले किसके साथ अटैच होंगी, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ, डायरेक्ट सेंट्रल एटम के साथ अटैच नहीं होंगी यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो हो सकती है, हम उसके भी कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को अटैच कर दीजिए, सो ये OH, ये OH लग गया। अभी सल्फर के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, सल्फर को अब और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है, तो सबसे पहले हमने सेंट्रल एटम के ऑक्टेट को कंप्लीट कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 उसमें थे, 2 उसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिए। हाइड्रोजन खत्म हो गई, ऑक्सीजन 2 रह गई हैं, 2 रह गई हैं, तो 2 के साथ ही कौन सा बॉन्ड बनाएगा, डेटिव बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि अब इसे और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है। यहां पर इक्वल शेयरिंग नहीं होगी, अनइक्वल शेयरिंग होगी। तो 1 2 कोवलेंट बॉन्ड है और 2 ही यहां पर डेटिव बॉन्ड है। बाय दिस वे वी कैन फॉर्म द स्ट्रक्चर, हम इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। फॉस्फोरिक एसिड, क्या नाम है इसका, फॉस्फोरिक एसिड। लेट अस डिस्कस इट, इसको देखते हैं कि कैसे होगा। तो सेंट्रल एटम साफ नजर आ रहा है कि क्या होगा, दैट इज फास्फोरस। सारी की सारी क्वालिटीज जो हमने सेंट्रल एटम की देखी हैं वो यहां मैच हो रही हैं। तो ठीक है, अब फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 है, 5 रख दीजिए, 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से मैंने 5 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में रिप्रेजेंट कर दिए। सबसे पहला टास्क क्या है, जितने भी हाइड्रोजन हैं वो सबसे पहले किसके साथ अटैच होंगी, ऑक्सीजन के साथ अटैच होंगी, तो अटैच कर दीजिए। दिस इज OH, दिस इज OH, दिस इज OH। क्या फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, चेक कीजिए। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट है। अभी बात बच, यहां पे इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं जो यूज नहीं हुए, पर हमारे पास एक ऑक्सीजन भी तो बची है, तो ये उसके साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, डेटिव बॉन्ड बनाएगा, हमारी स्ट्रक्चर रेडी है। ठीक है, अभी कुछ वैसे केसेस देखते हैं जिस केसेस के अंदर हाइड्रोजन जो है डायरेक्ट सेंट्रल एटम के साथ, दैट विल बी H3PO2, इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, सेंट्रल एटम वही है, दैट इज P, कितने होंगे, 1 2 3 4 5 हो गया। अब हाइड्रोजन ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है, तो हम 2 ही ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दिस इज OH, दिस इज OH, और एक डायरेक्ट जिसके साथ लगेगा, सेंट्रल एटम के साथ लगेगा। दिस इज द एक्सट्रीम केस कि जब सेंट्रल एटम के पास डायरेक्ट हाइड्रोजन कब अटैच होगा, जब ऑक्सीजन नहीं होंगे। ठीक है, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हमारा स्ट्रक्चर रेडी, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 1 2 3 हाइड्रोजन लग चुकी हैं, 1 2 ऑक्सीजन लग चुकी है, सो दिस विल बी द लोन पेयर। आपको ये स्ट्रक्चर रेडी है, क्लियर। तो इस वे में हम यहां पर बनाते हैं। तो यहां पे मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप प्लीज उसकी स्ट्रक्चर बना के मुझे जरूर भेजिएगा। आपको ये मुझे ट्राई करके कमेंट सेक्शन में जरूर भेजना है इसका जो आंसर है, दैट इज HClO3 की कितने डेटिव बॉन्ड होंगे और कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, और स्ट्रक्चर भी इसका ट्राई करना है। HOF एंड HNO2, ठीक है, सभी के सभी तीनों जो स्ट्रक्चर्स हैं आप मुझे प्लीज भेजिए। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखाया, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखाया, इवन उसका एक स्पेशल केस जिसको हम कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड द डेटिव बॉन्ड का हमने वहां पर एक्सप्लेन किया कि ये इस तरीके के ही बॉन्ड हो सकते हैं, बट स्टिल वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स था विद द जो हमारा ऑक्टेट रूल है, कौशल लुइस का जो रूल था, उसके अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी। वो लिमिटेशंस भी कुछ इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कि क्या है वो लिमिटेशन। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। अगर लुइस के अकॉर्डिंगली
सारे के सारे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो वहां पे ऐसे बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो रहा था, इस वजह से भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था कि अपना ऑक्टेट नहीं भी कंप्लीट कर रहे थे, फिर भी वो अपना बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे थे, यानी कि वो कॉम्बिनेशन कर रहे थे। जैसे कि सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रॉन रिच का, डेफिशिएंट का, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड के बारे में बात करें तो जिसमें सबसे पहले आता है BeF2। तो यदि मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, एक और दो इलेक्ट्रॉन हैं, F एंड F। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बेरिलियम का यदि बात करें तो केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए हैं, 1 2 3 4 आफ्टर शेयरिंग के बाद भी। सो इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया। दूसरा, इसी का एक बेस्ट एग्जांपल बताएं तो BF3, ठीक है। BF3 के अंदर बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 होते हैं, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो क्या इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया? देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आर देयर। सो इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया। सो ऐसी स्पीशीज को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, यानी कि इनके अंदर अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया, देखिए बावजूद इसके भी वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। पर कौशल-रुइस अप्रोच के अकॉर्डिंगली ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्टेट यानी कि 8 ही पूरे करेगा, एक कुछ किसी किसी केसेस में वो डुप्लेट भी कंप्लीट करता है। उसके बाद जो सेकंड केस करते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच का देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज में कौन कौन सी आ रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दी से वी हैव SF4। SF4 की बात करते हैं तो देखिए SF4 में क्या होगा, 1 2 F F F एंड F। देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10। तो सल्फर ने कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया? आई मीन सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में आपको कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। सो यहां पर हम कहेंगे कि 8 से ग्रेटर हो गए। और भी है इसके काफी ज्यादा, PCl5, ठीक है, 1 2 3 4 5 कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये स्पीशीज क्रिएट हो रही हैं जिसमें 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। द सेकंड वन इज IF7, ये भी एग्जिस्ट करता है। अगर IF7 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो I के साथ फ्लोरीन ने 7 बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अगर इसमें आयोडीन की बात करें तो आयोडीन के 14 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए हैं। सो कैन यू इमेजिन कि इस तरीके की स्पीशीज भी एग्जिस्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशंस था लुईस कौशल अप्रोच का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कुछ एक और लिमिटेशंस की। तो सेकंड इसकी लिमिटेशंस है, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था जब इन्होंने कहा था कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। बट एग्जिस्टेंस ऑफ नोबल गैसेस कंपाउंड, नोबल गैसेस के कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे जो एग्जिस्ट करते थे, जैसे कि XeF2, XeF4, XeF6। ये नोबल गैस है। जिनोन इज द नोबल गैस। इसका आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, बावजूद इसके भी ये बॉन्ड के फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इन द ऑक्टेट रूल, ठीक है। ऑक्टेट रूल के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट के लिए हम बात, एक्चुअली अभी तक जितनी भी स्पीशीज बन रही थी सबके आउटर मोस्ट शेल में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, क्योंकि एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां पर ऐसे बॉन्ड का फॉर्मेशन भी था जहां पर ऑड इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद भी वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे थे, जैसे कि NO है, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर, इसके अंदर आउटर मोस्ट शेल में कितने नाइट्रोजन के? 1 2 3 4 5 और ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6। तो टोटल देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 ऑक्सीजन के पास है, 5 नाइट्रोजन के पास है, तो अल्टीमेटली कितना है? 11 है। बावजूद इसके भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड लगते हैं और यहां पर जो तीसरा बनता है वो 3 इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो बावजूद इसके भी ये बना रहे हैं, पर इसका
अभी लुईस कौशल अप्रोच के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं था कि वो इसको एक्सप्लेन कर पाए। सो ये कुछ एक प्रॉब्लम्स थी जो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करें या लुईस अप्रोच की बात करें, वहां पर आपको ऑफ द लुईस स्ट्रक्चर्स, ये कुछ एक प्रॉब्लम थी जो लुईस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाए अपनी थ्योरी के अंदर। सो इस वजह से हम और आगे की थ्योरीज को स्टडी करेंगे। इसके अंदर से जो नेक्स्ट आती है वो आती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसने बहुत हद तक स्ट्रक्चर्स की जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है उसको एक्सप्लेन किया था। ओके।